11 दिनों से जारी युद्ध की वजह से गाजा में भोजन और पानी का संकट भी पैदा हो गया है। इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी की चौतरफा घेराबंदी किए जाने के बाद गाजा के लोग दाने दाने को मोहताज हैं। गाजा पट्टी में भोजन का संकट पैदा हो गया है, जिसके बाद अब फिलिस्तीनी बेकर लकड़ी और कोयले में रोटियां बनाकर लोगों का पेट भर रहे हैं। गाजा पट्टी में जारी इजराइल के हमले में संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी के 17 लोग मारे गए हैं। इजराइल के भीषण हमले की वजह से संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी के कार्यकर्ता डरे हुए हैं और वो गाजा से निकालने की गुहार लगा रहे हैं। इजराइल हमास जंग के बीच जापान ने गाजा की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा ने गाजा को $10 मिलियन की मदद करने का ऐलान किया है। हमास आतंकियों के खिलाफ जमीन से हमला करने के लिए इजराइल गाजा बॉर्डर पर इजराइल ने हजारों सैनिक तैनात किए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के एक इशारे पर ये सैनिक टैंक लेकर गाजा पट्टी में घुसकर तबाही मचाने को तैयार हैं। इजराइल गाजा युद्ध में अभी भी रूस ने भी चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। रूस ने पिछले 24 घंटे में इजराइल गाजा जंग को लेकर 2 बड़े कदम उठाए और पहले कदम के रूप में रूस ने सोमवार रात को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में रूस ने गाजा में आम नागरिकों के खिलाफ हो रही हिंसा की निंदा करते हुए युद्ध विराम की मांग की थी, लेकिन इस प्रस्ताव को पश्चिमी देशों ने खारिज कर दिया। 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास होने के लिए 9 वोटों की जरूरत थी, लेकिन प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 4 देश चीन, संयुक्त अरब अमीरात, मोजाम्बिक और गैबोन ने मतदान किया। अमेरिका का कहना है कि रूस के प्रस्ताव को इसलिए खारिज किया गया क्योंकि उसमें हमास का जिक्र नहीं किया गया था। Russia's resolution put forward without any consultations make no mention of Hamas, none. By failing to condemn Hamas. अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस हमास जैसे आतंकवादी संगठन को संरक्षण दे रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में रूस ने सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पेश तो किया, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन भी लगाया और गाजा में मानवीय संकट को देखते हुए हमले बंद करने की अपील की। लेकिन नेतन्याहू ने पुतिन को साफ कह दिया कि हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास की सैन्य और प्रशासनिक ताकत नष्ट नहीं हो जाती। पुतिन ने सिर्फ नेतन्याहू को ही नहीं, पश्चिम एशिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात की। पुतिन ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात तो की है, साथ ही फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से बात की, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से बात की, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी बात की। Очень коротко об этом сказать. Прямо вот то, что сейчас происходит на сегодняшний день, на данный момент времени. पुतिन ने सोमवार को गाजा युद्ध और यूक्रेन युद्ध दोनों को लेकर कैबिनेट बैठक भी की। पुतिन ने कहा कि रूस कूटनीतिक तरीके से इजराइल और हमास संघर्ष को खत्म करने के लिए तैयार है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन पहुंच गए। उनका ये दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे से ठीक 1 दिन पहले शुरू हुआ है, जिसका आधिकारिक मकसद तो चीन में कल शुरू हो रहे बेल्ट एंड रोड फोरम में हिस्सा लेना है, लेकिन माना जा रहा है कि उनका असल मकसद गाजा पर हमले को लेकर अमेरिका को घेरने के लिए रणनीति बनाना है। पुतिन बुधवार को शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। पुतिन चीन का दौरा ऐसे समय में कर रहे हैं जब उनकी यूक्रेन के साथ जंग जारी है। इस दौर में रूस को चीन का पूरा साथ मिला। चीन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की निंदा की। चंद दिन पहले ही पुतिन ने जिनपिंग को सच्चा दोस्त और सही मायने में दुनिया का लीडर बताया था। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंचे और अब कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर हैं। ये जानकारी तेल अवीव में मौजूद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दी है। ब्लिंकन ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन तेल अवीव आकर इजराइल के साथ अमेरिका की एकजुटता को दिखाएंगे। On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान बाइडेन ये जानने की कोशिश करेंगे कि इजराइल को और क्या मदद की जरूरत है। President will hear from Israel what it needs to defend its people as we continue to work with Congress to meet those needs. यूक्रेन और इजराइल की मदद के लिए बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस से $2 बिलियन से अधिक की अतिरिक्त सहायता की मांग की है।
हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहे इजराइल ने अमेरिका से $10 बिलियन यानी करीब 80,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड मांगा है। वैसे अमेरिका बरसों से आर्थिक और सैन्य मदद के नाम पर इजराइल को लाखों करोड़ रुपए देता आ रहा है। 2016 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल को सालाना सैन्य मदद देने से जुड़े प्रस्ताव पर मोहर लगाई थी। सितंबर 2016 में किए गए उस वादे के तहत अमेरिका ने इजराइल को $38 बिलियन की मदद का ऐलान भी किया था। $38 बिलियन की ये रकम 2017 से 2028 के दौरान दी जानी थी और तभी से अमेरिका हर साल इजराइल को आर्थिक पैकेज की किस्तों के तौर पर $बिलियन की मदद देता आ रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने 2022 में इजराइल को $4.8 बिलियन और 2023 में अभी तक $3.8 बिलियन की आर्थिक मदद दी है। 2016 से पहले भी अमेरिका पुराने समझौतों के तहत इजराइल को हर साल अरबों डॉलर सैन्य मदद के नाम पर देता रहा है। यहाँ एक खास बात यह भी है कि इजराइल इसी फंड का इस्तेमाल अमेरिका से आधुनिक हथियार और लड़ाकू विमान खरीदने के लिए करता है। इतना ही नहीं, इजराइल ने अमेरिका से मिले फंड का इस्तेमाल आयरन डोम सिस्टम को बनाने और उसे अपग्रेड करने में भी लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि यहूदी विरोधी भावना, इस्लामोफोबिया और सभी नफरतें आपस में जुड़ी हुई हैं। इस बीच अमेरिका इजराइल हमास जंग को लेकर सऊदी अरब और मिस्र से भी बातचीत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हमास को समझाने के लिए पहले सऊदी अरब से बात करने पहुंचे थे और अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के अलावा जॉर्डन का भी दौरा करेंगे। अमेरिका एक तरफ इजराइल की मदद कर रहा है तो दूसरी तरफ अरब देशों से बात कर गाजा में भी मदद पहुंचाने की पहल में जुटा है। President will hear from Israel how it will conduct its operations in a way that minimizes civilian casualties and enables humanitarian assistance to flow to civilians in Gaza in a way that does not benefit Hamas. मध्य एशिया के दौरे के दौरान बाइडेन जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात करने के साथ साथ मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मिलेंगे। जॉर्डन में बाइडेन फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मिलेंगे। कुछ दिनों पहले बाइडेन ने फोन पर इजिप्ट के राष्ट्रपति और इराक के प्रधानमंत्री से इजराइल हमास जंग को लेकर बात की थी। इसके साथ ही ब्लिंकन भी इजिप्ट के राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। ईरान की बार बार आ रही धमकी के बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैयारियां मजबूत कर रहा है। खबर यह भी है कि इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपने मरीन रिस्पांस फोर्स को भूमध्य सागर के लिए रवाना किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने 2000 सैनिकों को इजराइल की संभावित तैनाती के लिए तैयार रहने को कहा है। अमेरिका के रिस्पांस फोर्स में 2000 मरीन सैनिक और सेलर शामिल हैं, जिन्हें भूमध्य सागर के लिए रवाना किया गया है। इजराइल ने अमेरिका से $10 अरब की इमरजेंसी सैन्य मदद मांगी है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सरकार एक राहत पैकेज पर काम कर रही है, जिसमें इजराइल के साथ साथ यूक्रेन, ताइवान और यूएस मेक्सिको सीमा के लिए मदद भी शामिल होगी। वहीं तेल अवीव के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी सीनेट के लीडर चक शूमर ने कहा है कि इजराइल को आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली समेत कई युद्ध सामग्री देने पर अमेरिकी सांसदों के बीच चर्चा हुई है। We say this to the Israeli people. We have your back. We feel your pain. We ache with you. And we and our country will stand by you in these difficult times. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को दी जाने वाली सैन्य सामग्री बिना किसी शर्त के दी जा रही है। इजराइल ने आज सुबह हमास के ठिकानों पर भारी गोलीबारी की। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास आतंकियों के ठिकानों पर आज सुबह रॉकेट अटैक किए। हवाई हमले के बाद गाजा में कई जगह आग लग गई, जिसके बाद आसमान में धुएं का काला गुबार नजर आया। ईरान और हिजबुल्लाह को जर्मनी ने बड़ी चेतावनी दी है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने 2 टूक कहा है कि मिडिल ईस्ट के संघर्ष में ईरान और हिजबुल्लाह दखल ना दे, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। दक्षिणी इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद कनाडा के 3 लोग लापता हैं। कनाडा का दावा है कि बंधकों में उनके नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हमास से तुरंत बंधकों को रिहा करने की मांग की है। 7 अक्टूबर से शुरू हुई इजराइल हमास जंग के बाद गाजा में दोहरी नागरिकता वाले तमाम लोग भी फंसे हुए हैं। इन लोगों की गुहार है कि उन्हें रफा बॉर्डर से बाहर निकाला जाए, लेकिन अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली है।